दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल विश्वास क्लासेस में। तो आज हम विश्वास क्लासेस में हम पूरे 10th क्लास के हिंदी का वर्णिका बुक है ना, वर्णिका भाग 2 उसको कवर करने वाले हैं। तो पहला जिसमें ना वर्णिका 10th क्लास के वर्णिका पाठ में 5 गो चैप्टर हैं और 5 चैप्टर में से ना लगभग 20 से 25 नंबर का सवाल आ जाता है। तो 20 से 25 सवाल आप लोग ना तैयारी अच्छे से करके जाइएगा और 20 से 25 नंबर पा कर आइएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दूसरा क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका कहानीकार कौन है? इसका कहानीकार है श्रीनिवास है। तीसरा क्वेश्चन है दही वाली मंगमा का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगमा का प्रमुख पात्र ये मंगमा है। चौथा क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीवाचक कहाँ से है? तो ये बेंगलुरु से है। कहाँ से है? बेंगलुरु से है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा किसे संदेश देता है? तो दही वाला मंगमा बहुओं को संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो इसके परिवार के 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कौन थे? अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास कथाकार को वर्षों से कौन सी वस्तु दिया करती थी? मंगमा कथाकार को वर्षों से कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो दही हमेशा देती थी। क्या देती थी? दही देती थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि मंगमा का बहू का नाम क्या था? तो उसका बहू का नाम था नजमा था। क्या था? नजमा था। दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित है? दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में रचित है। दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो V.R. नारायण है। फिर रंगपा कौन था? एक जुआरी था ना। रंगपा एक जुआरी था। रंगपा कौन था? रंगपा एक जुआरी था। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद न कि मंगमा और नजमा जो सास बहू थे, इसके झगड़ा को मिटाकर अच्छा संबंध न किस माध्यम से स्थापित हो गया? तो उसका जब न पोता गया, मंगमा का पोता गया न अपने दादी से उनसे माफ़ी मांगने, क्योंकि नजमा सिखाई हुई थी तो इसलिए गया ना। तो तब उसका बीच का झगड़ा मिट गया। तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कथावाचक को मंगमा क्या कहते थे? तो कथावाचक को मंगमा न माझी कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन कि मंगमा दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है? तो कौन है? दही वाली मंगमा का कथावाचक ना बेंगलुरु के एक संभ्रांत महिला थी। बेंगलुरु के एक संभ्रांत अधिक बुद्धिमान कौन था? अधिक बुद्धिमान नजमा थे। नजमा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। नजमा क्या थी? बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। मंगमा प्रतिनिधित्व करती हैं एक ग्रामीण महिला के। बहू की दशा कैसी थी? मगरमच्छ की जैसी थी। बहू की दशा कैसी थी? ऑप्शन ए होगा, मगरमच्छ के जैसी थी।
तो पहला चैप्टर ख़त्म हो गया और दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास को हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ एवं सूखे किस राज्य को बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित किया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित दिखाया गया है। तो ये ना किस राज्य को तो उड़ीसा को। किसको, उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। दूसरा है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार है सात कौड़ी होता। कौन है, सात कौड़ी होता है। तीसरा क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में जनजीवन का इसमें ना कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो कहाँ का जनजीवन का, उड़ीसा का कहाँ का, उड़ीसा का। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो महानदी का। किसका, महानदी का वर्णन किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में रचित किया गया है। ढहते विश्वास कहानी न उड़ीसा भाषा में किस भाषा में, उड़ीसा भाषा में रचित किया गया। लक्ष्मी कौन थी। एक दिन महिला थी। लक्ष्मी एक दिन महिला थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। लक्ष्मी कौन थी, एक दिन महिला थी। फिर अगला क्वेश्चन है ना लक्ष्मी के पास कितना बीघा जमीन था, कितना जमीन था। तो उसके ना जो बुजुर्ग थे वो ना 2 बीघा जमीन छोड़कर गए थे। तो आठवां का हो जाएगा 2 बीघा के 1 बीघा ना, 1 बीघा 2 बीघा नहीं, 1 बीघा, ठीक है ना, 1 बीघा। फिर इस अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। तो किस राज्य के, उड़ीसा के। किस राज्य के, उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। किस नदी का, तो महानंद नदी का। किस नदी का, महानंद नदी का। 11वां क्वेश्चन है लक्ष्मी के एक गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। तो लक्ष्मी के गांव के समीप न लक्ष्मी के गांव के समीप न माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का मंदिर था। माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का मंदिर था। अगला क्वेश्चन क्या है ढहते विश्वास बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे थे। किस बांध को बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो देलई। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुणनिधि कहाँ से लौटा था। गुणनिधि न कटक गांव था, वहीं से लौटा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। कौन था ना जो स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। कौन था, गुणनिधि था ना। कौन था, गुणनिधि था, जो उस गांव के कटक गांव के ना लक्ष्मी के गांव के सबसे पढ़ाकू व्यक्ति था, गुणनिधि। तो पूछेगा ना कि लक्ष्मी के गांव के सबसे पढ़ाकू व्यक्ति कौन था। तो गुणनिधि था। उसका नाम क्या था, गुणनिधि था। फिर अब ये भी समाप्त हो गया। और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर का नाम क्या है। तीसरा चैप्टर का नाम है माँ जो चैप्टर है उसका हम क्या देखेंगे। माँ चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है। मंगू किस कहानी की पात्र है।
तो मंगू न माँ कहानी का पात्र है। किस कहानी का? माँ कहानी का पात्र है मंगू। फिर माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी का कहानीकार कौन है? माँ कहानी का कहानीकार है माँ कहानी का कहानीकार कौन है? इसका ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? माँ कहानी का कहानीकार है ईश्वर पेटलीकर है। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी है तो माँ का ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र है इसमें न मंगू है। कौन है? मंगू है। माँ कहानी में न प्रमुख पात्र मंगू कैसी लड़की थी? मंगू न पागल लड़की थी। कौन कैसी थी? मंगू पागल लड़की थी। फिर न अगला क्वेश्चन है कि माँ किस भाषा में रचित किया गया है? माँ कहानी है ना, वो किस भाषा में रचित किया गया है? तो ये माँ कहानी गुजराती भाषा में रचित किया गया है। माँ कहानी गुजराती भाषा में रचित किया गया है। ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है? खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की रचना है। खून की सगाई माँ किसके द्वारा लिखा गया है? माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो माँ कहानी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। माँ कहानी में पागल कौन थी? माँ कहानी में पागल थी मंगू थी। माँ कहानी में पागल कौन थी? मंगू थी। किसके पागलपन को सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दिया। तो कुसुम एक गांव की पढ़ी लिखी लड़की थी। वो भी पागल हो गई थी, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद ये भी ठीक हो गई। तो इसी को पागलपन में सुधार देख के लोग कहने लगे मंगू की माँ कुसुम थी लड़की वो पागल थी, लेकिन वो ठीक हो गई, तो भी सुधार करवा लो। तो इसका आंसर है कुसुम इसका आंसर है। क्या है? कुसुम। फिर मंगू कितनी साल की थी? मंगू कितनी साल की थी? 12 साल की थी। मंगू 12 साल की थी। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? पुत्र की बात करें ना, तो इसका मंगू के माँ का पुत्र थे 2 पुत्र थे और 2 लड़की थी। 2 लड़का 2 लड़की थी ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती हैं, वहाँ के कर्मचारी कौन था? तो व्यवहार कुशल कौन है? व्यवहार कुशल है। वहाँ का व्यवहार कैसा था? तो व्यवहार कुशल है। कहानी का प्रधान पात्र कौन है? कहानी का मंगू है। फिर इसके बाद इस तरह पागल पुत्री को केवल माँ ही पाल सकती है। यह किसकी युक्ति है? तो समाज के लोगों की युक्ति थी। इसका युक्ति थी समाज के लोगों को ये युक्ति था कि मंगू की पागलपन को इस तरह की पागल पुत्री को एक माँ ही समझ सकती थी। ये कौन कहता था? समाज कहता था। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो वो जन्म से ही पागल थी। कब से? जन्म से ही पागलपन उसके अंदर था। पागल थी जन्म से ही। फिर माजी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ ना कि इसमें वो परिवर्तन हुआ कि वो भी जो माँ थी वो भी पागल हो गई। जब उसको मंगू के माँ अस्पताल में ले गई मंगू को इलाज कराने, तो मंगू के माँ ही क्या हो गई? पागल हो गई। तो ये भी तीसरा चैप्टर खत्म हो गया। अब चौथा चैप्टर का नाम है
कहानी नगर नाम है, नगर नाम है। तो नगर कहानी का ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। नगर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पापाती किस रोग से ग्रसित थी? पापाती मेनिंजाइटिस रोग से। पापाती किस रोग से? मेनिंजाइटिस रोग से। फिर दूसरा क्वेश्चन है ना कि नगद कहानी का कहानीकार कौन है? नगद कहानी का कहानीकार कौन है? सुजाता है, सुजाता है। अगला क्वेश्चन है कि नगद कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगद कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगद कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगद कहानी का प्रमुख पात्र कौन थी? पापाती थी। कौन थी? पापाती। नगद कहानी का प्रमुख पात्र कौन थी? पापाती थी, पापाती। फिर इसके बाद न नगद कहानी में किस नगद का वर्णन किया गया था? तो नगद कहानी में किस नगद का? तो मदुरे नगद का बात किया गया है। बली अमल के पुत्री का नाम क्या है? बली अमल के पुत्री का नाम था क्या था? पापाती था, पापाती था। बली अमल के पुत्री का नाम था पापाती। फिर अगला क्वेश्चन है सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस.जे. शंकर था। क्या था? एस.जे. शंकर था। ऑप्शन बी एस.जे. शंकर था। अगला सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी? तो 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी। 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो गई थी। नगद कहानी किस रचना से संकलित है? नगद कहानी किस रचना से? तो आधुनिक तमिल कहानी से। आधुनिक तमिल कहानी से, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर न एस.जे. शंकर के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। इनमें से कौन के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है? तो ये नाम नगद कहानी कौन है? नगद कहानी है, नगद कहानी। ऑप्शन सी होगा, नगद कहानी। फिर न देखते हैं नगद कहानी में संदेश दिया गया है। नगद कहानी में किसका संदेश दिया गया है? नगद कहानी में न ऑप्शन बी होगा नारियों के शिक्षित होने का संदेश दिया गया है। पापाती कौन थी? पापाती एक न वली अमल की पुत्री थी। पापाती अस्पताल में भर्ती पापाती अस्पताल में क्यों भर्ती थी? पापाती अस्पताल में क्यों भर्ती थी? तो बली अमल की अशिक्षितता के कारण क्यों अस्पताल में भर्ती थी? तो पापाती अस्पताल में ना डॉक्टर नहीं रहने के कारण भर्ती थी। क्यों थी? तो बली अमल की अशिक्षितता के कारण। ये वाला कमेंट कीजिएगा कि क्यों भर्ती थी, ठीक है ना। बली अमल क्यों भर्ती थी? तो बली अमल की अशिक्षितता के कारण। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? तो अस्पताल में भर्ती करने के लिए बड़े डॉक्टर ने कहा था ना पापाती के संदर्भ में के ना अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर ना यही चौथा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब देखते हैं पाँचवा चैप्टर क्या है। को अपने घर में कैसा महसूस हो रहा था? तो सीता को ना घुटन महसूस हो रहा था। कैसा महसूस हो रहा था? घुटन। अपने ही घर में ना उसे घुटन महसूस हो रहा था। फिर न दूसरा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कहानीकार कौन है? इसमें न कहानीकार कौन है? कहानीकार हैं सावध दैया कहानीकार है। तीसरा क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी सीता नु प्रमुख पात्र है। सीता। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहानी न ये
राजस्थान की है। धरती कब तक घूमेगी, 5वां क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रशंसा की गई है, प्रधानता दी गई है, किसकी प्रधानता दी गई है, तो इसमें ना नारी की प्रधानता दी गई है, नारी की प्रधानता दी गई है। 6वां क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में रचित किए गए हैं, तो ये ना राजस्थानी भाषा में रचित किए गए हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कि अनुवादक कौन है, धरती कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें इसका अनुवादक कौन है, ठीक है ना। कमेंट आप भी कमेंट कीजिए कि इसका अनुवादक कौन है, तभी ना हम समझेंगे कि इसका अनुवादक कौन है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी संकलित है कहाँ से, कब धरती कब तक घूमेगी संकलित है, किससे संकलित है, तो समकालीन भारतीय साहित्य से, समकालीन भारतीय ये होगा। फिर 9वां क्वेश्चन है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई, तो क्योंकि उसका बेटा ने 50-50 रुपये दे रहे थे, उसी को सुनकर देना, हमारे ही बेटा हमको ही 50-50 रुपये दे रहा है, इसी को सुनकर। फिर इसके बाद सीता को कितने पुत्र थे, तो सीता के तीन पुत्र थे, सीता के 3 पुत्र थे। फिर न सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था, कैलाश था। सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था, सीता के बड़े लड़का का नाम क्या था, कैलाश था सीता के बड़े लड़के का नाम। फिर ना अर्ध विशिष्ट की सी कौन सी किसकी थी, अर्ध विक्षिप्त सी कौन किसकी थी, तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी यानी कि सीता। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा था। कैलाश के पत्नी का नाम राधा था, कैलाश के पत्नी का नाम राधा। फिर न कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा, तो 50-50 रुपया, 50-50 रुपया, ठीक है ना। फिर न किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, सीता का जब उसका 50-50 रुपये देने का बात किया तो उसके ना आँखों का समुद्र भर गया, आँखों में उसका। सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहते थे, तो एक दिन प्रत्येक लड़के के पास रहते थे। कमेंट अगर हमारा जवाब गलत है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कैसे कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है और इसलिए हम ये नहीं बताएंगे। इसका कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा क्या होगा इसका जवाब, ठीक है ना। सीता अपने को मानती थी, क्या मानते थे, सीता को अपने को मानती थी ना, भिखारिन मानते थे। क्या मानते थे, भिखारिन मानते थे। तो ये भी ख़त्म हो गया और 5 चैप्टर करवा दिए और ये अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा या याद नहीं हुआ होगा ना, तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, जिससे ना आपको ये एक क्वेश्चन ना याद हो जाएगा और इजीली ना एग्जाम में बन जाएगा। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आगे वीडियो बनाए या नहीं बनाए। ये आप पर ही निर्भर करेगा। यदि कमेंट कीजिएगा तो हम बनाएंगे।